कहानी शुरू होती है साल 1978 में अमेरिका के ओमाहा शहर से। अक्टूबर का महीना चल रहा था। 61 साल के कैरल बॉनेट, जो एक लोकल हॉस्पिटल में काम करते थे, पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं दिखे थे। जब उनके साथी परेशान होकर उनके अपार्टमेंट पहुंचे तो कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैरल बॉनेट अपने ही घर की जमीन पर बेजान पड़े थे। उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला गया था। पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची। क्राइम सीन देखकर लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फोन का तार काट दिया गया था और हवा में एक अजीब सी दहशत थी। पुलिस को कुछ सबूत मिले, खून के निशान, कुछ बुझी हुई सिगरेट और सबसे इंपॉर्टेंट, बाथरूम के शीशे और दरवाजे पर मिले फिंगरप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने खून ढोने की कोशिश की और जल्दी में अपने निशान पीछे छोड़ गया। लेकिन एक चीज ने पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान किया। कातिल ने एक नोट छोड़ा था। कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा था, मैं इस क्राइम सीन पर एक क्लू छोड़ रहा हूं, अब तुम लोग मुझे ढूंढो, मरो सुअरो। ये कोई मामूली नोट नहीं था। ये कातिल की तरफ से पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज था। लेकिन उस क्लू का, उस कातिल का और यहां तक कि विक्टिम की चोरी हुई कार का भी कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे सारे सुराग ठंडे पड़ते गए, सारी उम्मीदें टूटती गईं और कैरल बॉनेट की फाइल एक ऐसे बॉक्स में डाल दी गई जिस पर लिखा था कोल्ड केस, एक ऐसी गुत्थी जो शायद अब कभी नहीं सुलझेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि 30 साल बाद साइंस एक ऐसी करवट लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और धूल में लिपटी एक फाइल के अंदर दबा एक छोटा सा सबूत इस ठंडे पड़ चुके केस में ऐसी जान फूंक देगा कि 3 दशकों से दफन एक राज सबके सामने आ जाएगा। 1978 का साल, जांच जोरों पर थी। पुलिस ने कैरल बॉनेट के अपार्टमेंट का चप्पा चप्पा छान मारा। कैरल बॉनेट एक 61 साल के शरीफ और शांत स्वभाव के इंसान थे। उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी भी सामने नहीं आई। फिर सवाल उठता है, उन्हें मारा क्यों गया? कोई साफ मकसद नहीं दिख रहा था। पुलिस की पूरी उम्मीद एक बड़े सुराग पर टिकी थी। क्राइम सीन से मिले अनजाने फिंगरप्रिंट्स और हथेली के निशान। आज जहां एक क्लिक में जानकारी मिल जाती है, उस वक्त उंगलियों के निशान मिलान करना समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। हर राज्य की पुलिस के पास अपराधियों के फिजिकल रिकॉर्ड होते थे जिन्हें हाथों से एक एक करके मिलाना पड़ता था। ओमाहा पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके लोकल डेटाबेस से कोई मिलान नहीं हुआ। फिर उन्होंने आसपास के राज्यों में भी फिंगरप्रिंट्स भेजे। उम्मीद थी कि कातिल शायद बाहर से आया हो, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, कोई मेल नहीं। कुछ दिनों बाद कैरल की चोरी हुई कार 1964 ब्यूइक इलिनॉय में लावारिस हालत में मिली, लेकिन इससे भी कोई खास मदद नहीं मिली। कार से कुछ फिंगरप्रिंट्स जरूर मिले, पर उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वक्त बीतता गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। कातिल का छोड़ा गया वो नोट जैसे पुलिस का मजाक उड़ा रहा था। एक सुराग है, ढूंढ कर दिखाओ। जांच अधिकारी हर सुराग, हर थ्योरी को बार बार परखते रहे, लेकिन वो सुराग उनकी पकड़ से बहुत दूर था। उस दौर की तकनीक की अपनी सीमाएं थीं। कोई नेशनल कंप्यूटराइज्ड फिंगरप्रिंट डेटाबेस नहीं था जो पलक झपकते ही लाखों रिकॉर्ड खोज सके। हर कोशिश अंधेरे में तीर चलाने जैसी थी। धीरे धीरे महीने सालों में बदल गए, नए केस आते गए और कैरल बॉनेट की फाइल नीचे दबती चली गई। यह कत्ल ओमाहा पुलिस की उन अधूरी पहेलियों में से एक बन गया, जिन पर सिर्फ बातें होती हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होते। एक कातिल अब भी आजाद घूम रहा था और इंसाफ बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ओमाहा शहर अब बदल चुका था। जहां कभी कैरल बॉनेट का कत्ल हुआ था, वहां अब नई इमारतें खड़ी थीं, नए लोग बस चुके थे।
पुलिस डिपार्टमेंट में नए चेहरे आ चुके थे। जो अफसर पहले इस केस पर थे वो या तो रिटायर हो चुके थे या इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। दुनिया 70s से निकलकर 80s, 90s और फिर 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी थी। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन कुछ नहीं बदला था, तो वो था रिकॉर्ड रूम का वो कोना जहां कैरोल बॉनेट की फाइल धूल से ढकी हुई चुपचाप पड़ी थी। उसी में बंद थे वो अनजान फिंगरप्रिंट्स, वो चुनौती भरा नोट और कुछ अनकहे सवाल जो सालों से उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब कोई फिर से उन्हें खोलेगा। कोल्ड केसेस किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बोझ होते हैं। ये उनकी नाकामी की, अधूरी कोशिशों की और कभी ना मिलने वाले जवाबों की पहचान होते हैं। और हर कोल्ड केस के पीछे होता है एक परिवार जो सालों तक इंसाफ का इंतजार करता है। शायद हर दस्तक पर यह सोचकर दरवाजा खोलता है कि आज कोई जवाब लेकर आया होगा। 30 साल इतने सालों में गवाह भूल जाते हैं या फिर दुनिया छोड़ चुके होते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और उम्मीद वो तो अक्सर दम तोड़ देती है। ऐसा ही लग रहा था कि कैरल बॉनेट का केस अब हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। कातिल शायद कहीं शांति से जिंदगी जी रहा होगा, ये सोचते हुए कि वो कानून के हाथों से बच निकला है। लेकिन वो एक बात भूल गया था, वक्त चाहे सब कुछ बुला दे पर साइंस कुछ नहीं भूलती। तो यहीं आकर लगता है ना कि कहानी का दी एंड हो गया। एक कातिल आजाद है और इंसाफ वक्त की धूल में कहीं खो गया है। लेकिन अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, अनसॉल्व्ड और दिलचस्प सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। साल था 2008। ठीक 30 साल बाद ओमाहा पुलिस ने अपने पुराने सुलझे बिना रह गए मामलों के लिए एक कोल्ड केस यूनिट बनाई थी। इसी दौरान फ्लोरिडा से एक फैक्स आया जिसमें कैरल बॉनेट केस के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई थी। और बस उसी एक इंक्वायरी ने उस धूल भरी फाइल को फिर से खोलने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह था, क्या 30 साल पुराना कत्ल आखिर अब सुलझेगा या फिर यह कहानी वही अंधेरे में रह जाएगी। केस की फाइल पहुंची डिटेक्टिव डगलस हेराउट के पास। डिटेक्टिव हेराउट एक शांत लेकिन बेहद लगन वाले अफसर थे जो पुराने मामलों को नई नजर से देखने में माहिर माने जाते थे। उनके साथ जुड़ी सीनियर क्राइम लैब टेक्नीशियन लॉरा केसी। लॉरा का काम था 30 साल पुराने सबूतों को आज की टेक्नोलॉजी की नजरों से परखना। और इस बार उनके पास था एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी तकनीक जो 1978 में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती। इसका नाम था IAFIS, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये था FBI का बनाया हुआ एक विशाल डिजिटल डाटाबेस जिसमें अमेरिका के करोड़ों अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स और उनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री सेव थी। सोचिए, जो काम 1978 में महीनों में होता वो अब घंटों या कुछ मिनटों में हो सकता था। लॉरा केसी ने 1978 के क्राइम सीन से मिले उन पुराने फिंगरप्रिंट कार्ड्स को निकाला। हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों बाद भी उन फिंगरप्रिंट्स की क्वालिटी काफी अच्छी थी। लॉरा ने उन्हें हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया और IFS सिस्टम में अपलोड कर दिया। अब बस इंतजार था, क्या 30 साल बाद कोई मैच मिलेगा? क्या कातिल ने इन सालों में कोई और जुर्म किया होगा जिसके निशान इस सिस्टम में कैद हों? डिटेक्टिव हेराउट और लॉरा केसी की सांसें थमी हुई थी था, बल्कि 30 साल से खुलेआम घूम रहे एक कातिल को पकड़ने का आखिरी मौका था। सिस्टम पर फिंगरप्रिंट्स अपलोड किए बस कुछ ही घंटे हुए थे। आमतौर पर इस तरह के मामलों में जवाब आने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सिर्फ 5 घंटे के अंदर सिस्टम ने बीप किया। स्क्रीन पर कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई, वो लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से मिले निशानों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। लॉरा केसी ने एक एक करके हर नाम की जांच शुरू की। हर कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट्स का मूल अपराध स्थल के प्रिंट्स से सावधानी पूर्वक मिलान किया गया। ये एक बहुत नाजुक और संवेदनशील काम था जिसमें जरा सी चूक भी पूरी जांच पर सवाल खड़ा कर सकती थी। कई घंटों और दिनों की बारीक जांच के बाद लॉरा केसी एक नतीजे पर पहुंची। एक नाम था
जिसके फिंगरप्रिंट्स हर निशान से 100% मेल खा रहे थे। एक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, वो नाम था जेरी वॉटसन। पूरा डिपार्टमेंट जैसे सन्न रह गया। 30 साल से जो कातिल बेनाम और बेचेहरा था, अब उसका नाम सामने आ चुका था। अब अगला सवाल था, आखिर ये जेरी वॉटसन है कौन? पुलिस ने फौरन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला और जो जानकारी सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। जेरी वॉटसन उस वक्त चोरी और ड्रग्स के मामले में इलिनॉय की एक जेल में सजा काट रहा था और उसकी रिहाई में बस कुछ ही दिन बाकी थे। पुलिस के पास वक्त बेहद कम था। अगर यह केस कुछ दिन और ठंडे बस्ते में पड़ा रहता तो जेरी वॉटसन जेल से रिहा होकर दोबारा आजाद घूम रहा होता और शायद फिर कभी नहीं पकड़ा जाता। अब ये एक रेस थी, वक्त और कातिल के बीच। हर पल कीमती था। केस को औपचारिक रूप से दोबारा खोल दिया गया और अब सारी जिम्मेदारी डिटेक्टिव हेराउट के कंधों पर थी कि वो एक पुराने फिंगरप्रिंट के धागे से पूरी 30 साल पुरानी कहानी को फिर से बुन सके। डिटेक्टिव हेराउट जानते थे कि अदालत में केस को मजबूती से पेश करने के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट का मिलना काफी नहीं होगा। उन्हें और भी ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जो शक की कोई गुंजाइश न छोड़े। अब उनके पास एक नाम था, जेरी वॉटसन। उन्हें उम्मीद थी कि पुराने रिकॉर्ड्स में, फोटोज में या रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर छिपा होगा जो अब जाकर माने रखे। डिटेक्टिव हेराउट ने फिर से पूरी फाइल को गहराई से खंगालना शुरू किया। हर पेज, हर रिपोर्ट, हर तस्वीर को उन्होंने नए नजरिए से देखा और तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से कागज पर जो शायद 30 साल पहले किसी ने नजरअंदाज कर दिया था। वो था एक पुराना अखबार, एक क्लासिफाइड एड वाला पेपर जो क्राइम सीन से मिला था। अखबार के एक कोने पर नीली स्याही से कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था, जेरी डब्ल्यू, और फिर उसे लाइन मारकर काट दिया गया था। डिटेक्टिव हेराउट की दिमागी घंटी बजी। जेरी डब्ल्यू, जेरी वॉटसन। क्या यह वही सुराग था जिसका जिक्र कातिल ने अपने छोड़े गए नोट में किया था? मैं एक सुराग छोड़ रहा हूं। शायद कातिल ने अपने घमंड में अपना नाम लिख दिया और फिर खुद ही काट दिया, यह सोचकर कि इतनी मामूली बात पर पुलिस का ध्यान नहीं जाएगा। अब जांच और तेज हो गई। रिकॉर्ड्स की जांच में पता चला कि 1978 में जेरी वॉटसन उसी इलाके के पास रहता था जहां कैरल बॉनेट की चोरी हुई कार मिली थी। एक और कड़ी जुड़ गई। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सबूत अभी आना बाकी था, डीएनए। अब जांच सिर्फ फिंगरप्रिंट्स तक सीमित नहीं थी, फोरेंसिक साइंस डीएनए तक पहुंच चुकी थी। डिटेक्टिव हेराउट ने 1978 के क्राइम सीन से मिली कुछ चीजों को दोबारा टेस्ट के लिए भेजा, जैसे कि सिगरेट के जले हुए टुकड़े और एक तौलिया जिस पर बाल चिपके हुए थे। इसी के साथ वो अपनी टीम के साथ इलिनॉइस की जेल पहुंचे और अदालत की अनुमति से जेरी वॉटसन का डीएनए सैंपल लिया गया। जब वॉटसन के डीएनए का मिलान क्राइम सीन से मिले डीएनए से किया गया तो नतीजा साफ था, इट वॉज अ परफेक्ट मैच। सिगरेट के टुकड़ों पर मिला डीएनए वॉटसन का ही था। अब कोई शक नहीं बचा था। वैलिडेटिंग फिंगरप्रिंट्स, जंबल पर लिखा नाम, वेस्टिका कार की लोकेशन और अब डीएनए, सबूतों का ऐसा जाल बुन चुका था जिससे निकलना जेरी वॉटसन के लिए नामुमकिन था। इंसाफ का दिन, तारीख थी 17 अक्टूबर 2011। ठीक 33 साल पहले इसी दिन 17 अक्टूबर 1978 को कैरोल बोनेट की लाश उनके अपार्टमेंट में मिली थी और आज 33 साल बाद उसी तारीख को अदालत ने जेरी वॉटसन को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इंसाफ हुआ, देर से ही सही, पर हुआ जरूर। ये केस एक मिसाल बन गया। इसने साबित कर दिया कि कोई भी कातिल ये ना सोचे कि वक्त के साथ उसके गुनाह मिट जाएंगे। फाइलें बंद हो सकती हैं, लेकिन सच नहीं मरता। वो सबूतों में जिंदा रहता है और इंतजार करता है सही वक्त, सही टेक्नोलॉजी और डिटेक्टिव डगलस हेराउट जैसे मेहनती अफसरों का। डिटेक्टिव हेराउट और टेक्नीशियन लॉरा केसी को उनकी इस कमाल की मेहनत के लिए एफबीआई ने
लेटेंट हिट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उनकी लगन ने न सिर्फ 30 साल पुराने राज से पर्दा उठाया, बल्कि एक भटकती आत्मा को शांति भी दिलाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुर्म की दुनिया में एक छोटा सा सुराग भी कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी हर अनसुलझे केस को ऐसे ही सुलझा पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।